हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रिक्स में भारत की भूमिका बड़ी मजबूत। रशिया ने दिया साथ निभाने का भरोसा, कह दिया भारत के हर एजेंडे का करेंगे समर्थन। वहीं साथ में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा आरोप लगा दिया अमेरिका पर, कह दिया भारत को रूसी तेल खरीदने से रोक रहा है अमेरिका। जिसके बाद दोस्तों रशिया के कच्चे तेल के उत्पादन में भारी गिरावट की बड़ी रिपोर्ट। वहीं दोस्तों रूसी तेल नहीं मिला तो भारत में इस रिफाइनरी के अस्तित्व पर मच जाएगा बड़ा खतरा। क्या अमेरिका से मोल भाव करेगी भारत की सरकार? वहीं आपको बताएंगे भारत ने वेनेजुएला को दिया तेल का पहला बड़ा ऑर्डर, लेकिन कितना पड़ा सस्ता जानना बेहद जरूरी। साथ ही इस देश की आर्मी को सौंप दी गई भारत की तरफ से 50 मिलिट्री गाड़ियां। भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली, बताएंगे किस देश को सौंपा गया है दोस्तों ये 50 मिलिट्री गाड़ियां। तो वही बताएंगे एप्स्टीन फाइल की वजह से इस्तीफा देने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के पीएम। खुलासे से मच गई सनसनी दोस्तों। वहीं ब्रिटेन की पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगी शबाना महमूद। क्या है इसको लेकर खबर? एक से एक बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं। और जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक होने पर कड़ा एक्शन दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, राहुल गांधी तक भी पहुंचेगी जांच। सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश की कूटनीति का, भारत देश के बढ़ते ताकत का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि भारत द्वारा ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभालने के साथ उसके एजेंडे को रशिया सक्रिय समर्थन देगा। उन्होंने भारत के मौजूदा एजेंडे को आधुनिक और अत्यंत प्रासंगिक बताते हुए कहा कि ये वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ भविष्य की तैयारियों पर भी केंद्रित है। लावरोव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद रोधी उपायों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में बेहद अहम है। उन्होंने अफगानिस्तान, उसकी सीमाओं और भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गलियारे सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जारी आतंकी गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और रूस जो है वो संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मसौदा तैयार है। हालांकि अभी उस पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रमुख मुद्दा बनाया गया है दोस्तों। लावरोव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन को समाप्त करने की वकालत नहीं करता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि रूस अमेरिकी डॉलर के उपयोग से इनकार नहीं कर रहा है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब 5 नए सदस्य भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है वो अपनी अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा की बैठक 9 फरवरी से दिल्ली में आयोजित कर रहा है। इस बैठक में भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने पीएम मोदी की जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित भारत की प्राथमिकताओं को साझा किया। जायसवाल जी का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे दोस्तों, जिस पर उन्होंने बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण यानी बिल्डिंग फॉर रेजिस्टेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। मंत्रालय ने बताया कि बैठक में इन विषयों पर भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया। वैसे में रशिया का भारत का साथ देना और ये कह देना कि भारत का हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट खबर बता दें, वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा आरोप लगा दिया अमेरिका पर, कह दिया भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए जबरन रोक रहा है अमेरिका। जी हां, लावरोव ने भारत को तेल खरीदने से रोकने को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अपना आर्थिक दबदबा हासिल करने की कोशिश में सभी इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई रूट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लावरोव का ये बयान तब आया है जब कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौता किया है। इस समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि वो दूसरे विकल्पों जैसे अमेरिका और वेनेजुएला से ऊर्जा आयात बढ़ाएगा। इस बीच भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपेव ने कहा कि पश्चिमी दबाव और शिपमेंट वॉल्यूम में बदलाव के बावजूद रशिया भारत का टॉप तेल सप्लायर बना हुआ है। आरटी न्यूज के अनुसार सोमवार को टीवी ब्रिक्स मीडिया नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि अमेरिका का मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी होना है। काफी बड़ी संख्या में जबरदस्ती के उपायों का इस्तेमाल करके पूरा किया जा रहा है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि
इस कोशिश के तहत अमेरिकी दुनिया के प्रमुख देश और सभी महाद्वीपों को एनर्जी रिसोर्सेज देने वाले सभी रूट्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय महाद्वीप पर वे नॉर्ड स्ट्रीम्स पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिन्हें 3 साल पहले उड़ा दिया गया था। यूक्रेनी गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और तुर्क स्ट्रीम पर भी। जी हाँ, वही दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इस दबाव के असर की वजह से रशिया के कच्चे तेल के उत्पादन में भारी गिरावट आया, जिसके बाद लावरो को यह बयान जारी करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या अब लावरो को यानी रशिया को नहीं मिल रहे हैं खरीदार। दोस्तों, रशिया को अब दुनिया में तेल बेचने में मुश्किलों का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। हालिया रिपोर्ट में इसका बड़ा दावा किया गया। जनवरी में रशिया के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा महीना है जब रशिया के तेल प्रोडक्शन में गिरावट देखी गई। इस तरह के डेटा की जानकारी रखने वाले लोगों ने अपनी पहचान उजागर किए बगैर बताया कि पिछले महीने देश ने औसतन 9.28 मिलियन बैरल तेल का ही उत्पादन किया था। वहीं दोस्तों, अगर बात अपने भारत की करें तो भारत अपनी पूर्ति के लिए तेल कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन बात है रियायती दामों पर तेल खरीदना जो रशिया प्रोवाइड करा रहा था। और ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से तेल ना खरीद कर वेनेजुएला से तेल खरीदे, जबकि अपने भारत ने वेनेजुएला को तेल का पहला बड़ा ऑर्डर भी दे दिया। दोस्तों, कितना सस्ता खरीदा है उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें भारत के लिए रूसी तेल क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रूसी अगर तेल नहीं मिल पाया भारत को तो इस रिफाइनरी के अस्तित्व पर बड़ा खतरा पड़ जाएगा, और वो है गुजरात में नायरा एनर्जी। जी हाँ, गुजरात में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर संकट के बादल छा गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद रोकने की चेतावनी दी है। ऐसा न होने पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दोबारा लगाने की धमकी दी। इस चेतावनी ने जामनगर क्षेत्र की रिफाइनरी के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। स्वामित्व में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि भले ही नायरा अधिग्रहण के लिए आकर्षक है, लेकिन रूसी तेल पर वॉशिंगटन का कड़ा रुख संभावित खरीदारों को हतोत्साहित कर सकता है। यह अनिश्चितता तब तक बनी रहने की आशंका है जब तक कोई ऐसी बड़ी राजनयिक सफलता न मिले जिससे रशिया यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। दोस्तों, रशिया की दिग्गज सरकारी ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट की नायरा में बहुमत हिस्सेदारी है। मॉस्को पर दबाव डालने के प्रयासों के तहत ट्रंप प्रशासन ने रोजनेफ्ट पर सैंक्शन लगाए हैं। गुजरात के वाडीनार में स्थित इस रिफाइनरी की क्षमता 2 करोड़ टन सालाना है। ये रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी है। इसे भारी कच्चे तेल यानी हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ये लगभग पूरे तरीके से रूसी तेल पर निर्भर थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि अब भारत के पास क्या विकल्प है। तो आपको बता दें, विश्लेषकों के अनुसार रिफाइनरी की तत्काल परिचालन जरूरतों को देखते हुए भारत वॉशिंगटन के साथ बातचीत करके सीमित मात्रा में रूसी कच्चे तेल के आयात की अनुमति लेने की कोशिश कर सकता है। भारतीय रिफाइनरियों ने पहले ही ऐसी खरीद में कटौती करना शुरू कर दिया है। हालांकि अगले 8 से 10 हफ्तों के लिए बुक किए गए कार्गो के कारण अचानक रोक लगाना संभव नहीं है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बड़ा दाव खेल दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल ने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया है। इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तेल पर भारत को बहुत बड़ी छूट मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन यह डील थर्ड पार्टी के जरिए हुई है। ऐसा क्यों, बता दें। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये सौदा ट्रेड फर्म ट्रैफिगुरा के जरिए हुआ है। कुल 20 लाख बैरल कच्चे तेल में से आईओसी ने 15 लाख बैरल और एचपीसीएल ने 5 लाख बैरल लिए हैं। ये पहली बार है जब एचपीसीएल ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदा है। ये तेल अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर के जरिए भारत के पूर्वी तट पर पहुंचेगा। भारत ने वेनेजुएला से सीधे तेल ना खरीद कर ट्रैफिगुरा जैसे ट्रेडर्स के जरिए सौदा किया है। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद चुनिंदा ट्रेडर्स जैसे विटोल और ट्रैफिगुरा को ही तेल बेचने का विशेष लाइसेंस दिया है। सीधे सौदे में भुगतान और शिपिंग पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटकी रहती है। मध्यस्थ के जरिए लेन देन करने पर भारतीय कंपनियों को कानूनी और वित्तीय जोखिम नहीं उठाना पड़ता। सीधे वेनेजुएला को डॉलर में भुगतान करना मुश्किल है, जबकि ग्लोबल ट्रेडर्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम में पैसा देना आसान और सुरक्षित भी है। दोस्तों, अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली, नेपाली आर्मी को सौंप दी 50 मिलिट्री गाड़ियां। दोस्तों, जेएनजी आंदोलन के बाद पड़ोसी देश नेपाल में शांति बहाली और राजनीतिक स्थिरता कायम करने के बाद नेपाल की आर्मी को भारतीय सेना से बहुत बड़ी सौगात मिली है। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को 50 मिलिट्री व्हीकल सौंपे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बाद ये पहली बार या यूं कहे ये पहली ऐसी बड़ी मिलिट्री गाड़ियों की खेप है जो भारतीय सेना ने किसी दूसरे देश की आर्मी को सौंपी हो। जी हाँ,
जहां भारतीय सेना ने नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सेना को ये मिलिट्री यूटिलिटी व्हीकल सौंपे हैं। जल्द इन गाड़ियों को नेपाल में भारतीय उच्चायुक्त की ओर से काठमांडू में एक समारोह के दौरान नेपाली सेना को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। जी हां, भारतीय सेना ने इन गाड़ियों के हैंडओवर सेरेमनी की वीडियो को साझा करते हुए कहा कि यह पहल नेपाली सेना की क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है और दोनों सेनाओं के बीच साझा की गई मित्रता, विश्वास और घनिष्ठ सहयोग के अस्थायी बंधन को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेवर फर्स्ट नीति के तहत सैन्य और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में भारतीय सेना के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय सेना और नेपाली आर्मी के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के सेना प्रमुख एक दूसरे के आर्मी के हॉनोरेरी चीफ भी होते हैं। यहाँ तक कि नेपाली मूल के गोरखा नागरिक भी भारतीय सेना का हिस्सा है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में बड़ी संख्या में नेपाली मूल के सैनिक है, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आई राजनीतिक दरार के चलते संबंधों में खटास भी देखने को मिली है। दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले साल भी भारतीय सेना ने नेपाली आर्मी के 6 हल्के सैन्य वाहन समेत कई सैन्य उपकरण भेंट किए थे। वाहनों के अलावा 2 सैन्य कुत्ते, 6 घोड़े और चिकित्सा पूर्ति की खेप भी सौंपी गई थी। नेपाली सेना के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत विक्रम मिश्री सैन्य वाहनों की खेप नेपाली सेना को सौंपी थी। ऐसे में भारत की मोदी सरकार द्वारा अपने आर्मी के हाथों दोस्तों नेपाली आर्मी को सौंपी गई इस 50 मिलिट्री गाड़ियों को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां क्या एप्स्टीन फाइल की वजह से इस्तीफा देने वाले दुनिया के पहले पीएम बनेंगे कीर स्टारमर? ब्रिटेन में खुलासों से मच गई सनसनी। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल से निकले डार्क सीक्रेट्स ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल ला चुके हैं। सरकार से बड़े इस्तीफे हो रहे हैं। खबर है कि लेबर पार्टी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को माफ करने के मूड में नहीं है और उनकी कुर्सी भी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्टारमर इस्तीफा दे देंगे। कीर स्टारमर को प्रधानमंत्री बने 18 महीने ही हुए हैं और एप्स्टीन फाइल से जुड़े खुलासे उनकी कुर्सी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन लेबर सांसदों के बीच कीर स्टारमर का समर्थन तेजी से घटता जा रहा है। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने 8 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इस शख्स का इस विवाद से कनेक्शन है। कीर स्टारमर का नाम सीधे एप्स्टीन फाइल में नहीं है, लेकिन उन पर एक ऐसे शख्स को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने का आरोप है, जिसके संबंध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से थे। इस शख्स का नाम पीटर मेंडेलसन है। पीटर मेंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने की सलाह मॉर्गन मैकस्वीनी ने दी। इस खुलासे के बाद मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दे दिया है। ये विवाद स्टारमर की राजनीतिक निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है और इसे उनकी सरकार का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। मीडिया और राजनीतिक टिप्पणीकार इसे घृणा का निरंतरता बता रहे हैं, जहां महिलाओं और लड़कियों के प्रति अनादर और कानून की अवहेलना शामिल है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मैकस्वीनी के जाने से स्टारमर कमजोर और अकेले पड़ गए हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बेडनोच ने कहा कि स्टारमर ने एक के बाद एक बुरे फैसले लिए हैं और उनकी स्थिति अब संभालने लायक नहीं है। वहीं एक तरफ दोस्तों, जहां एप्स्टीन फाइल की वजह से इस्तीफा देने वाले दुनिया के पहले पीएम बनेंगे कीर स्टारमर, वहीं उनके इस्तीफा देने से पहले ही ब्रिटेन के अगले नए प्रधानमंत्रियों के नाम सामने आते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जहां पर शबाना महमूद बन सकती है ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। इमिग्रेंट्स की बेटी होने के बावजूद भी इमिग्रेशन पर है हाई लाइनर। बता दें, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कीर स्टारमर इस्तीफा देंगे ही देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम कीर स्टारमर के सहयोगी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में पीएम कीर स्टारमर के इस्तीफा देने की स्थिति में देश के अब नए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। दोस्तों, इन नामों में शबाना महमूद एक अहम नाम बताया जा रहा है। शबाना महमूद मौजूदा समय में ब्रिटेन की कद्दावर राजनेता है। ये वर्तमान में होम सेक्रेटरी यानी गृह मंत्री के पद पर है। लेबर पार्टी की सीनियर लीडर हैं और हाल ही में ब्रिटिश राजनीति में कीर स्टारमर के नेतृत्व पर संकट के बीच अगली प्रधानमंत्री बनने रेस में प्रमुख दावेदार के रूप में चर्चा में आई हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बनी तो वे ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेंगी, जो इस यूरोपीय देश के लिए ऐतिहासिक होगा। शबाना महमूद मौजूदा पीएम कीर स्टारमर की करीबी सहयोगी हैं। एक इमिग्रेंट्स की बेटी होने के बावजूद शबाना महमूद ब्रिटेन में इमिग्रेशन पर सख्त रुख रखती हैं। यही वजह है कि वो लेबर पार्टी के दक्षिण पंथियों की पसंद भी हैं। वहीं अगर पीएम की रेस में और नामों की बात करें तो इसमें एंजेला रेनर, वेस स्ट्रीटिंग एंड मिली बेंड और एंडी बर्न हम प्रमुख नाम है। एंजेला रेनर पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर रह चुकी हैं। वो पार्टी में काफी लोकप्रिय भी हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सबसे ऊपर टॉप पर जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं उसमें शबाना महमूद पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती है ब्रिटेन की। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? साथ ही साथ बता दें
हैं। इतना ही नहीं, अब इस विवाद की आग फ्रांस तक पहुंच गई दोस्तों। पूर्व संस्कृति मंत्री ने भी दिया बड़ा इस्तीफा। जी हां, एपस्टीन फाइल्स में हुए खुलासों ने पूरी दुनिया में खलबली तो मचाई रखी है। अब इस विवाद की चपेट में फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग भी आ गए। दरअसल एपस्टीन से जुड़े टैक्स धोखाधड़ी मामले में जैक लैंग का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्होंने फ्रांस के एक सांस्कृतिक सेंटर के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। एपस्टीन फाइल जारी होने के बाद जैक लैंग फ्रांस के पहले हाई प्रोफाइल व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें इस विवाद के चलते इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 जनवरी को बदनाम यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी की थी, जिनमें फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री का नाम कई बार सामने आया। वहीं आपको बता दें, भारत के दोस्त का पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। तालिबान ने दवाओं के आयात पर लगा दिया बैन। सप्लाई के लिए अब भारत की ओर नजर। जी हां, अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान ने पाकिस्तान को एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका दे दिया है। तालिबान के वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अफगान व्यापारियों को पाकिस्तान के बजाय अन्य वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों को तलाशने का निर्देश दिया गया है। अब उनकी नजर भारत की ओर है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अब्दुल कयूम नाजिर ने बताया कि यह प्रतिबंध सोमवार से प्रभावी हो गया है। तालिबान प्रशासन ने न केवल आधिकारिक व्यापार बल्कि अवैध रास्तों यानी स्मगलिंग से आने वाले सामान पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। स्मगलिंग में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और पकड़े गए सामान को नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले मंत्रालय ने व्यापारियों को पाकिस्तान से जुड़े व्यापारिक लेन देन और दस्तावेजों को खत्म करने के लिए 19 दिनों का समय दिया था। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच लगातार सीमा विवाद और झड़पें हो रही हैं। सितंबर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मुख्य ट्रांजिट रूट और बॉर्डर क्रॉसिंग ज्यादातर बंद है। तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने पहले ही व्यापारियों से पाकिस्तान के साथ व्यापार निलंबित करने और वैकल्पिक गलियारों की पहचान करने का आग्रह किया था। ऐसे में अब तालिबानियों के लिए भारत जो है वो उम्मीद की किरण बन चुका है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मचा भारी बवाल इस मौलाना के बयान के बाद। जी हां, पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना कर दी। बता दिया कि भारत हमारा दुश्मन है, चीन हमसे नाराज है और अफगानिस्तान हमारी बात मान नहीं रहा। बता दें, जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख और पाकिस्तान की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की है। ये आलोचना अफगानिस्तान चरमपंथी मुद्दे को लेकर की है। उन्होंने इस मुद्दे को संभालने के तौर पर तरीके पर सवाल उठा दिया। साथ ही बता दिया कि आखिर उनकी अफगान नीति इतनी बुरी क्यों फेल हो गई है। एरियाना न्यूज के मुताबिक रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए मौलाना रहमान ने कहा कि इन दशकों में हमने कभी ये नहीं पूछना चाहा कि हमारी अफगान नीति बुरी तरह क्यों फेल हो गई। एक भी अनार और खरबूजा पाकिस्तान में नहीं आ सकता, लेकिन आतंकवादी बॉर्डर पार करते रहते हैं। आतंकवादी वहां से आ रहे हैं तो उन्हें रोको, अगर वे आ रहे हैं तो उन्हें खत्म करो। अफगान सरकार ने कभी भी आपके काम को लेकर आपत्ति नहीं जताई। रहमान ने कड़े अंदाज में वहां की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए आलोचना कर डाली। साथ ही आर्थिक नीतियों को भी पूरी तरह से विफल बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतियां इतनी असफल है कि भारत हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, ईरान और चीन भी हमसे नाराज है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के लोग इस मामले में जवाब चाहते हैं। उन्होंने साथ ही साथ कह दिया कि कोई भी देश बिना नीतियों के जीवित नहीं रह सकता। उन नीतियों के भरोसे तो बिल्कुल नहीं जो अलगाव, अविश्वास और असुरक्षा पैदा करते हों। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीतियां सरकार नहीं सेना के द्वारा तय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जनरल आता है कहता है कि हम बातचीत करेंगे, दूसरा आता है कहता है कि हम युद्ध करेंगे। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के बीच बनने वाले आर्थिक गलियारे सीपीईसी परियोजना ठप होने पर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के कार्यकाल के समय ठप हो गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको लेकर क्या किया है, आज चीन पाकिस्तान से ना खुश है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है दोस्तों पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां अब यूनान के साथ डिफेंस में सहयोग बढ़ाने को लेकर बड़ा समझौता। जी हां, भारत और यूनान ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो साझेदारी को बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप विकसित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री निकोलास जॉर्जियोस इंडियाज के बीच यहाँ मैनेकोसा सेंटर में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौता हुआ। यह इस बात का परिचायक है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ रहा
रहा है। वहीं हिंद महासागर में भारत की बहुत बड़ी चाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशेल्स को दिए $175 मिलियन का तोहफा। क्या चीन की बढ़ेगी बेचैनी, बता दे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के बीच सोमवार को मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक स्तर तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आ रही हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त बयान देने के दौरान कहा कि मुझे राष्ट्रपति हर्मिनी और उनके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सेशेल्स के राष्ट्रपति के तौर पर उनके चुने जाने पर मैं भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशेल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वहीं उधर आपको बता दें, बांग्लादेश में आज थम जाएगा चुनावी शोर। बीएनपी ने लगाई वादों की झड़ी, कहा बनाएंगे आत्मनिर्भर देश। जी हां, बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रचार खत्म करते हुए आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने का वादा किया है। 12 फरवरी यानी परसों मतदान होना है और उससे पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है। सड़कों से लेकर मोहल्लों तक रैलियां, पोस्टर और जनसंपर्क अभियान तेज हो रहे हैं। इसी बीच बीएनपी नेतृत्व ने अपना विजन जनता के सामने रख दिया। तो वहीं आपको बता दें, जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक होने पर कड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पुलिस ने ऑपरेशन 4 स्टार्स शुरू कर दिया है। अब इस बात की जांच होगी कि जिस किताब को पब्लिश करने की इजाजत भारत सरकार ने नहीं दी, वो भारत में लोगों के हाथों तक पहुंच कैसे गई, आखिर कहां ये छपी, किसने छापी, कैसे इसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। जांच राहुल गांधी के घर तक भी पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने इसी किताब के पन्ने संसद में लहराकर सवाल पूछे थे। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसीलिए इस पर एक्शन भी तगड़ा होगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश का दायरा इतना बड़ा है कि इसकी अब जांच उन हस्तियों, उन सोशल मीडिया हैंडल्स तक पहुंचेगी जिन्होंने इस लीक कंटेंट को हवा दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बात की पूरी तफ्तीश की जाएगी कि डिफेंस से जुड़े जिस किताब को छापने की अनुमति अभी तक रक्षा मंत्रालय ने नहीं दी, वो किताब कैसे छप गई और किसके इशारे पर छापी गई। इस किताब की कॉपी किसने लीक की और कैसे लीक की गई। ऐसे में विपक्ष भी नहीं बचने वाला। जी हाँ दोस्तों, वही मियां मुस्लिम और लव जिहाद जैसे शब्दों पर रोक की मांग। पूर्व एलजी समेत 12 लोगों ने दाखिल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में। बता दें, एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को संविधान के अनुरूप नहीं और अपमानजनक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। वही दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी, अपडेट कैसे लगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय